सब्सटेंस के उसके ही ऑक्साइड या सॉल्ट की कोटिंग होगी उसके सरफेस पर, क्लियर, उसे हम कोरोजन बोलेंगे। और आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है। इन केस ऑफ आयरन, द रिएक्शन एट एनोड, आयरन इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन चेंज, ये ऑक्सीडाइज होता है, Fe2 प्लस बनाता है। इसका ई नॉट सेल होता है प्लस 0.044 वोल्ट। और होगा ये कैथोड वाला रिएक्शन क्या होगा, एटमॉस्फेयर से O2 आएगा, H प्लस मिलेगा हमें, और रिडक्शन रिएक्शन होगा, H2O बनेगा। इसका ई नॉट होता है 1.23। ई नॉट ओपी ऑफ एनोड प्लस ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड, दोनों को ऐड करोगे 1.23 प्लस 0.44, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हाईली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, हाईली फेवरेबल रिएक्शन होता है, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है सरफेस पे H प्लस कहां से आएगा। H प्लस आएगा एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है और CO2 है, दे कैन कंबाइन टू फॉर्म H2CO3, और ये H2CO3 आयरन के सरफेस पर डिसोसिएट होगा और H प्लस प्रोवाइड करेगा, क्लियर। तो आयरन के सरफेस पे ही वो H प्लस और कार्बोनेट देगा, और ये H प्लस रिएक्शन में यूज आ जाएगा। अच्छा, हमेशा ऐसा कहा जाता है, तुम्हें ध्यान है कि कुछ भी यदि आयरन का ऐसा कुछ है, यदि हम साइकिल की बात करें, साइकिल को हम पानी में छोड़ देते हैं, बारिश के पानी में, तो उसमें जल्दी से रस्टिंग हो जाती है। तो उसका जो फास्ट रस्टिंग का रीजन होता है वो यही होता है, एटमॉस्फेयर में जब भी वो वाटर और मॉइस्चर और CO2 के कांटेक्ट में आएगा, तो ये कैथोड वाला रिएक्शन प्रेफर्ड हो जाएगा। तो उसको हम इसके कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए ऐसी जगह रखते हैं जहां पे उसमें रेनी वाटर डायरेक्ट ना कांटेक्ट में आए ना, या कोई भी वाटर, क्लियर। अच्छा, ये एनोड कैथोड का रिएक्शन हुआ। आफ्टर दिस रिएक्शन जो Fe2 प्लस बनाए फर्स्ट रिएक्शन में, दिस कैन फर्दर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू फॉर्म Fe2O3, and Fe2O3 can combine with H2O to give Fe2O3.XH2O, which is the formula for rust। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है कोरोजन में, रस्टिंग में। आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ। कौन सा रिडक्शन, जो वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है इस डायरेक्शन में, या उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन। H प्लस मिला हमें एटमॉस्फेरिक CO2 प्लस H2O से, जो H2CO3 बना था वहां से हमें मिला है। इज दैट ओके टिल नाउ? क्या इतना समझ में आता है? जयंत, जयश्री, कौस्तुभ, इज दैट ओके? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब क्वेश्चन आता है कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो काफी सिंपल सा मेथड है, बैरियर प्रोटेक्शन, जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम फॉलो करते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आयरन का सरफेस है, मेटल का सरफेस है, उसको या तो पेंटिंग कर देंगे, या एक ऑयल की फिल्म लगा देंगे, या एक नॉन कोरोडिंग मेटल की उस पर लेयर लगा देंगे। तो इसमें बेसिकली वी आर रिमूविंग कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन और एनी मेटल सरफेस विद द एटमॉस्फेरिक O2 H प्लस, ये जो भी यहाँ पे बना था उसका हम कॉन्टेक्ट रिमूव कर रहे हैं। यदि हमने एक लेयर बना दी तो कॉन्टेक्ट अपने आप रिमूव हो जाएगा और वो आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बैरियर प्रोटेक्शन। तुम जहाँ बैठे हो, तुम्हें कुछ विंडो दिख रहा है, कुछ गेट दिख रहे हैं जिसमें आयरन के रॉड्स लगे हुए हैं, तुम देखोगे आयरन के रॉड्स पर ब्लैक या रेड कलर का पेंट होता है। वो पेंट क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, CO2, उसको डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में आने से रोकता है। क्या फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो अपने आसपास कहीं पर भी ये? और यदि तुमने पेंटिंग हटा दी उस आयरन के सरफेस से, तो डेफिनेटली वो मतलब जल्दी से कोरोड हो जाएगा। या तुम ये भी देख सकते हो, कहीं पे थोड़ा सा पेंटिंग हट गया है तो वहां पे कोरोजन तुम्हें ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड दिखेगा, Fe2O3.X। जो ब्राउन कलर का हो जाता है ना, वो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। देन सेकंड वन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सेकंड और थर्ड दोनों सिमिलर टाइप की हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे, एक आयरन के सरफेस को ऐसे मेटल से कवर कर देंगे जो आयरन से तो बेसिकली रिएक्ट नहीं करेगा, बट इट इज मोर एक्टिव मेटल देन आयरन। अब मोर एक्टिव मेटल होगा तो क्या होगा, बजाय आयरन खुद ऑक्सीडाइज होने के, जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा था, वो ना होकर उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सैक्रिफिशियल, हम एक दूसरे मेटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट आयरन।
आयरन से ज्यादा जो एक्टिव मेटल है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जिसका ओपी ज्यादा है, उसको इसके सरफेस पे रख दिया। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू ई नॉट वैल्यू, substance which is higher value of oxidation potential will undergo oxidation change। तो आयरन ऑक्सीडाइज ना होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। जैसे हम जिंक से जब भी करते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, उस सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। या इज दैट ओके मोहनीश, मृदुल, मुस्कान, नरेश? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वन, इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये भी शॉर्ट ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जैसा ही है। इसमें क्या होता है, हम जो आयंस का फ्लो करवाते हैं, मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, या हम पहले में सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन पे जाऊं, उसमें एक जिंक की हमने कोटिंग कर दी थी। यहाँ पे हम कोटिंग करने के बजाय हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल वायर से उस मेटल को कनेक्ट करेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं, ये एक आयरन का सरफेस है लेड से, क्लियर। इस आयरन के सरफेस को एक वायर से मैं कनेक्ट कर दूंगा, ज्यादा एक्टिव मेटल से, लेट से जिंक से ही कनेक्ट कर दिया। अब रिडक्शन रिएक्शन जो था कैथोड वाला, O2 प्लस H प्लस गिविंग H2O, ये तो अभी भी आयरन के सरफेस पे होगा, क्लियर। तो आयरन को हमने कैथोड बना दिया, तो ये कैथोड वाला रिएक्शन अभी भी आयरन के सरफेस पे हो रहा है, बट जो एनोड वाला रिएक्शन है वो होगा जिंक के सरफेस पर, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस वायर थ्रू दिस वायर। जो इलेक्ट्रिकल वायर है, इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। पहले क्या किया था, आयरन को जिंक की कोटिंग कर दी थी और जिंक यहीं पे रिएक्ट कर रहा था। अब जिंक की कोटिंग करने के बजाय जिंक कहीं और रिएक्ट कर रहा है, उसे मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों किया जब पहले वाला ही काम कर रहा था? तो ऐसा हमने इसलिए किया है, कभी कभी ये होता है कि आयरन का जो सरफेस है वो एक्सेसिबल नहीं होता है। लेट से ये ग्राउंड है, अब अंडरग्राउंड हमने एक पाइपलाइन डाली आयरन की, क्लियर। हमने उस पे जब अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली है, उस पे जिंक की एक कोटिंग कर दी। डेफिनेटली 1 साल 2 साल 10 साल के बाद वो कोटिंग खत्म हो जाएगी, वो रिएक्ट हो जाएगा। वो रिएक्ट हो जाएगा तो फिर हमें वापस से पूरा डिक करना पड़ेगा उसको, पूरा जो पाइपलाइन है उसे बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद फिर से कोटिंग करो, फिर अंदर डालो। तो काफी ज्यादा उसमें मतलब कॉस्टिंग भी आएगी, काफी हेक्टिक जॉब होगा। बजाय उसके हम क्या करेंगे, मेटेलिक वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे और सरफेस पर एक ऐसा मेटल रखेंगे जो आयरन से ज्यादा एक्टिव है। या आयरन को कैथोड बना देंगे, ये एनोड हो जाएगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन अब ये कंज्यूम भी हो गया, तो हमें पूरा डिग नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसको चेंज करना है, यहाँ पर दूसरा मेटल ब्लॉक रख देंगे। समझ में आया कैथोडिक प्रोटेक्शन कब किया जाएगा? इज दैट ओके? मेघना, मेरुल, मुस्कान, पलक? Yes, sir. Yes, sir. कर लो कॉपी। यहाँ पे लिखा है Sir, H plus on H plus on iron get reduced and other active metals zinc magnesium get oxidized। और H plus on iron को मैंने नीचे अंडरलाइन करके लिखा है कैथोड, तो वो खुद कैथोड जैसा एक्ट कर रहा है। एक्टिव मेटल जिंक मैग्नीशियम, उसके उसको अंडरलाइन करके लिखा है एनोड, वो एनोड जैसा एक्ट कर रहा है। तुम अंडरलाइन की जगह ब्रैकेट में लिख लेना उसके बाद। सर बोलो। सर वो आयन के शिप हल्स होते, उस पे वो ब्लॉक लगे रहते, वो जिंक के होते क्या फिर? आयरन के क्या होते हैं? शिप के हल होते, वो बॉडी। नहीं पता मुझे, मतलब किस उसमें क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता, आई डोंट नो कि किस पर्पज से लगाए जाते हैं और किसके रहते हैं। उस पर्टिकुलर केस का मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने कई एग्जांपल में देखा। जनरली कैथोडिक प्रोटेक्शन हम वहां पे करते हैं जहां पे वो जो मेटल है वो एक्सेसिबल नहीं होता है, अंडरग्राउंड होता है, ऐसा कुछ सीन होता है। Sir, यस,
सर पर रेगुलर सरफेसेस पे तो ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स तो नहीं दिखते, तो फिर वो कैसे करोजन? किसके सरफेस पर? ऐसे रेगुलर जैसे विंडो। उस हाँ, फिर से बोल, तेरा क्वेश्चन फिर से पूछ, क्या है? सर ये कोरोजन होने के लिए एनोड कैथोड दो चाहिए ना इलेक्ट्रोड, तो फिर रेगुलर विंडो वगैरह सरफेस पर ऐसे तो दिखते नहीं दो इलेक्ट्रोड्स। नहीं, देख, जो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, मतलब फिर बोल रही है हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें एक इलेक्ट्रोड ये, दूसरा ये, और फिर उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है। अबे जो हाँ आयरन का सरफेस है, इसी पे मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हम विंडो देख रहे हैं, विंडो पे जो रॉड है, दैट रॉड इटसेल्फ एक्ट एज एनोड के थ्रू। वो रॉड पे ही रिएक्शन हो रहा है, वो खुद एनोड जैसा एक्ट कर रहा है। क्लियर? और वही उसी सरफेस पे कैथोड का भी रिएक्शन है, वहीं पे एनोड का भी रिएक्शन है, और आपस में वो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब ये वाला रिएक्शन भी आयरन के सरफेस पे, ये वाला भी आयरन के सरफेस पे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे मेटेलिक इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो रिएक्शन पास पास में हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे हैं। और ध्यान रखो, ये वोल्टाइक सेल है। वोल्टाइक सेल में ईएमएफ जनरेट होता है, हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ती कि हमें स्पेशल इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी देनी है। ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं, खुद से होती हैं। क्लियर? हाँ सर। हो गया है कॉपी?
क्या हम आगे चले, हो गया इतना? यस नो कुछ बोलो। हाँ सर। इसके बाद हमारा ड्राई बैटरीज और बचा हुआ है। जस्ट अ मिनट, मैं वो एनसीईआरटी में जितना देखा एनसीईआरटी शेयर करता हूँ स्क्रीन पर और उससे ही एक्सप्लेन करता हूँ। इलेवन, किसी का सॉफ्ट कॉपी है क्या एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर? मेरे पास 11 का रखा हुआ है। हाँ सर, है मेरे पास। सिर्फ इसी चैप्टर का है तो व्हाट्सएप पे सेंड करो जल्दी से। somebody sending it or not? सर कर दी। जस्ट मिनट, डाउनलोड हो रहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर।
चलो, batteries, next heading, last heading of this chapter. Am I audible now? हाँ सर। तो बैटरीज तुम्हें लिखना है। देन द फर्स्ट टाइप ऑफ बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज, और प्राइमरी बैटरीज में इसका डेफिनेशन, in the primary batteries the reactions occurs only once and after use over a period of time battery becomes dead and cannot be reused। मतलब ये ऐसी बैटरीज होंगी, एक बार यदि हमने यूज कर लिया तो सेकंड टाइम हम इसे यूज नहीं कर सकते, पूरा डेड हो जाएगा। और उसका सिंपल सा एग्जांपल जो है वो ये है, हमारे पेंसिल सेल जो हम वॉच में लगाते हैं, एक बार यदि वो डेड हो गए तो हम उसे थ्रो कर देते हैं, दे आर नॉट रीयूजेबल, दे आर। और रीयूजेबल का एग्जांपल हमारे मोबाइल की बैटरी, डेड हो गई बैटरी फिर से रिचार्ज किया, फिर डेड हो गई फिर चार्ज किया। हमारे टू व्हीलर फोर व्हीलर की बैटरी वो रिचार्जेबल होती है। तो जो रिचार्जेबल बैटरीज है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं उसे सेकेंडरी बैटरी में डालेंगे, जिसे रीयूज नहीं कर सकते उन्हें प्राइमरी बैटरीज में डालेंगे। इज दैट ओके? जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उतना तुम्हें कॉपी करते जाना है ना। The most common example of this type of battery are dry cells, which is used commonly in our transistors and clocks. उसका इवन डायग्राम वगैरह भी दे रखा है, डायग्राम तो नहीं बनाना है हमें। चलो, इसके बाद हमें पता है क्या लिखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया है उसके बाद तुम्हें लिखना है एनोड डैश जिंक, जिंक का जो वेसल है वो एनोड हो गया, जिंक कप जिंक वेसल। कैथोड डैश कार्बन रोड, ये लिखना है हमें। यू डोंट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, बट एनोड किसका है कैथोड किसका है ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl पेज, इतनी चीजें लिखनी है, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। After this reaction at anode, zinc undergoes oxidation change and at cathode MnO2 undergoes reduction change। इतना हमें पता होना चाहिए। तो ऊपर जितना हाईलाइट किया, पहले तो प्राइमरी बैटरीज क्या है, कौन सी कॉमन प्राइमरी बैटरीज हैं, उसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और एनोड पे रिएक्शन कैथोड पे रिएक्शन। नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है जो हमें ध्यान रखना है। ऐसे टोटल प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज मिला के 4 से 5 बैटरीज होंगी, जिससे हमें एनोड कैथोड के नाम, एनोड कैथोड किसके बने प्लस रिएक्शन, ये ध्यान रखना। कैथोड पर Mn +4 से +3 में जा रहा है, एनोड पर जिंक 0 से +2 में जा रहा है। You can write this thing, then ammonia produced in the reaction forms a complex with Zn2 plus to give ZnNH3 whole 4 2 plus। इसका सेल पोटेंशियल होता है E0 सेल इज 1.5 वोल्ट।
प्रतीक कॉपी हो गया है? नहीं सर। हाँ सर। एनोड डैश जिंक cup, zinc cup means zinc vessel, cathode dash carbon rod, electrolyte MnO2 plus carbon black plus NH4Cl phase, reaction at anode, reaction at cathode, then that point Zn can combine with NH3 to form complex with E naught cell 1.5 volt. इतनी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। हाँ प्रतीक, मर्क्यूरी सेल से पढ़ना चालू करो। सेकंड वन, सेकंड ड्राई बैटरी मर्क्यूरी सेल। Mercury cell suitable for low current devices like hearing aids, watches, consist of zinc mercury amalgam as anode and a paste of HgO and carbon as the cathode. The electrolyte is a paste of KOH and ZNO. The electrode reactions for the cell are given below. In anode, the zinc plus 2OH gives ZNO plus H2O plus 2. यहाँ पे मर्क्यूरी सेल नाम दिया है, तो डेफिनेटली कुछ मर्क्यूरी है, कुछ जिंक है, जिंक HgAl एनोड यूज होगा और HgO कैथोड पे यूज होगा। जिंक ऑक्सीडाइज होगा जैसा पहले भी हो रहा था, कोई चेंज नहीं है, और HgO रेड्यूस होगा। तो इस केस में जो तुम्हें लिखना है वो इतना कॉपी करना है। शायद इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सब नेक्स्ट पेज पे होंगे, पहले देखने दो। नहीं अलग से नहीं लिखे तो वहीं से लिख लेते हैं हम। सेकंड हेडिंग मर्क्यूरी सेल, सबसे पहले तो सेकंड सेल का नाम लिखना है तुम्हें, उसके बाद ये लिखना है जिंक Hg एनोड डैश जिंक Hg एमलगम, कैथोड डैश HgO एंड कार्बन एज द इलेक्ट्रोड। तो एनोड क्या है यहाँ पर? एनोड है यहाँ पर जिंक Hg एमलगम, कैथोड डैश paste of HgO and carbon as the electrode। इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम KOH प्लस ZnO, मतलब यहाँ पे एनोड डैश कैथोड डैश इलेक्ट्रोलाइट डैश, ये तीनों चीजें लिखनी है। देन यू नीड टू राइट रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड, ये दोनों रिएक्शन, और जो हमें याद भी रखना है। समझ में आया क्या क्या कॉपी करना है इसमें? एनोड किससे बना है, कैथोड किससे बना है, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सर ये एग्जांपल है क्या प्राइमरी बैटरी का? टाइप एग्जांपल, हाँ एग्जांपल बोल सकते हो, टाइप बोल सकते हो। मतलब ऊपर वाला भी एक एग्जांपल था प्राइमरी बैटरी का। प्राइमरी बैटरी मेन हेडिंग हो गई, पहला था लेक्लांचे सेल और सेकंड है मर्क्यूरी सेल। क्लियर? प्राइमरी बैटरी को उन्होंने इस फर्स्ट टू लाइन में डिफाइन कर दिया, उसके बाद दो एग्जांपल दे दिए। हो गया है कॉपी? नहीं सर बाकी है।
सर वो 1.5 वोल्ट ई सेल है या ई नॉट सेल है? ई नॉट सेल। ई सेल तो तब देंगे ना जब कंसंट्रेशन मेंशन हो, यदि कंसंट्रेशन मेंशन ही नहीं है तो हम कैसे ई सेल बताएंगे? वो तो नॉस्ट इक्वेशन से सॉल्व करके आएगा। चले नेक्स्ट पेज पर हम। Overall reaction is also given. You can also copy overall reaction. Cell E naught cell is 1.35 volt, which remains constant during its life as the overall reaction does not involve any ion in the solution. देखो ये जो ड्राई बैटरीज होती है ना, इनका एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है, इनमें कोई भी एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। ड्राई इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है। तो ड्राई है मतलब सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में। इफ दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म देयर कंसंट्रेशन इज ऑलवेज 1। यदि कंसंट्रेशन 1 है तो इनका तो ई सेल कभी कैलकुलेशन ही नहीं आएगा, मतलब हमेशा ई नॉट आ जाएगा। तो इनका ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट होता है, ये सडनली खत्म हो जाते हैं। और पता है इनका यदि ई सेल कांस्टेंट नहीं होता बाय चांस, ये टाइम के साथ साथ इनका ईएमएफ कम होते जाता, तो हमने जो वॉच में हम सेल यूज कर रहे हैं पेंसिल सेल, वो पहले सही चल रहा होता, कुछ 2 महीने के बाद स्लो चलने लगता, तो जहां पे 2 आवर्स हो चुके होते 1 आवर भी पूरा आगे बढ़ता। तो इसका एडवांटेज ही है ये ड्राई सेल्स का, इसमें ईएमएफ टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, या तो ईएमएफ 1.35 वोल्ट देगा या 0 देगा, सडनली खत्म होगा। क्लियर? कभी भी ऐसा नहीं होगा वॉच में पहले वो धीरे धीरे चल, मतलब नॉर्मल चल रही फिर स्लो चलेगी फिर बंद होगी, वो हमेशा या तो चलेगी या बंद हो जाएगी। इज दैट ओके? तो मैं लिख सकते हो नोट करके, इन ड्राई सेल्स the cell potential is always constant during its life. Cell potential will not change because concentration is not defined for any of the substance. Everything is present in solid or semi-solid. Secondary batteries. A secondary cell after use can be recharged by passing current through it in its opposite direction so that it can be used again. हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट को पास करके इसे रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी आर नॉट रिचार्जेबल while secondary batteries are rechargeable. First two lines. सबसे पहले तो सेकेंडरी बैटरी का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर, वो कॉपी कर लो। सेकेंडरी बैटरी after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again. इसमें मेनली हमें 3 बैटरीज देखनी है सेकेंडरी बैटरीज में, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी एंड फ्यूल सेल। तीनों में एनोड क्या है, कैथोड क्या है और रिएक्शन, तो कहाँ पे कौन सा यूज आता है?
Now write down first one. First secondary battery is nickel cadmium battery. Oh, sorry, not nickel cadmium, lead storage battery. First one is lead storage battery. Sure. एनोड लिखो, एनोड लेड, इसमें एनोड जो यूज होता है पीबी एज एनोड एंड PbO2 एज कैथोड। एनोड डैश पीबी, कैथोड डैश PbO2। तुम यहाँ पे रिएक्शन पे भी देख सकते हो, जो पहले रिएक्टेंट है दे आर बेसिकली एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। पीबी सॉलिड एनोड होता है, PbO2 सॉलिड कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट 38% सल्फ्यूरिक एसिड, electrolyte 38% sulfuric acid. Is that okay? Anode lead, cathode PbO2, electrolyte 38% solution of sulfuric acid. Now reaction at anode and reaction at cathode. एनोड पर Pb ऑक्सीडाइज होगा, PbSO4 बनाएगा 0 से +2 में। कैथोड पे PbO2 रेड्यूस होगा, ये भी PbSO4 बनाएगा। बोथ Pb एंड PbO2 आर कन्वर्टिंग इनटू PbSO4। एक 0 से +2 में जा रहा है और एक 0 से +4, सॉरी +4 से +2 में जा रहा है। 0 to +2 ऑक्सीडेशन चेंज, +4 to +2 रिडक्शन चेंज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दोनों के प्रोडक्ट सेम है PbSO4। ये जनरली ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज आते हैं। तो एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड एंड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। यहाँ पे लिखा है यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। यू कैन ऑल्सो राइट ओवरऑल रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के एडिशन पे आता है। एनोड का रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन। रिद्धि, रितिका, ऋतुजा, सही समझ में आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। तो लेड स्टोरेज बैटरी में हमें एनोड लिखना था, कैथोड लिखना था, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूज। चले हम नेक्स्ट पेज पर। वैभव, वासवी, विजया कॉपी हो गया ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सेकंड वन, निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम सेल। पहला था लेड स्टोरेज, सेकंड है निकल कैडमियम सेल। Another important secondary cell is the nickel cadmium cell, which has longer life than lead storage battery. उसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होगी, but more expensive to manufacture. We shall not go into details of the working of the cell and the electrode reaction during charging and discharging. The overall reaction during discharging is this. मैं सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मैं एनोड कैथोड भी बता देता हूँ, मतलब रिएक्शन से ही पता लग जाते हैं। एनोड कौन होगा इसमें, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन देखकर? क्या एनोड ऑक्सीडाइज? कैडमियम। और कैथोड NiOH2। इलेक्ट्रोलाइट क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर?
इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे होगा OH माइनस, क्योंकि NiOH होल थ्राइस है तो KOH जनरली इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। कैडमियम एनोड NiOH होल थ्राइस कैथोड। चलो थर्ड वन, फ्यूल सेल। इस पे एक बार पहले क्वेश्चन आ चुका है। वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स और इसका मिला के क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, कैलकुलेशन बेस्ड था। पहले तो फ्यूल सेल पढ़ेंगे हम। कौन पढ़ेगा इसे? सुरभि? सुरभि कैन यू हियर मी? पढ़ना चालू करो। सानिका? Yes, sir. पढ़ो इसे। फ्यूल सेल। Production of electricity by thermal plants is not a very efficient method and is a major source of pollution. In such plants, the chemical energy of fossil fuels is first used for converting water into high pressure steam. This is then used to run a turbine to produce electricity. We know that a galvanic cell directly converts chemical energy into electrical and is highly efficient. It is now possible to make such cells in which reactants are fed continuously to the electrodes and products are removed continuously from the electrolyte compartment. Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cells. तो बेसिकली फ्यूल सेल्स पे हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं, उसे बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कंबशन रिएक्शन दे आर आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन। कंटिन्यू। One of the most successful cells uses of the reaction of hydrogen with oxygen to form water. Figure 3.12. The cell was used for providing electrical power in the Apollo space program. The water vapors produced during the reaction were condensed and added to the drinking water supply for the astronauts. In the cell, hydrogen and oxygen are bubbled through porous carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide solution. Catalysts like finely divided platinum or palladium metals are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reactions. The electrode reactions are given below. Cathode O2 plus H2O giving O2 plus H2O plus 4 electrons giving 4 OH minus. Anode 2H2 plus 4 OH minus gives 4H2O plus 4 electrons. Overall reaction B. बेसिकली हाँ ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हमें मेनली ध्यान रखना है। ओवरऑल रिएक्शन इज अ कंबशन रिएक्शन। तुमने फ्यूल हाइड्रोजन लिया है तो H2 plus O2 गिविंग H2O। लेट्स से इफ यू आर टेकिंग फ्यूल एज मीथेन, CH4 लेते तो रिएक्शन होता CH4 plus 2O2 गिविंग CO2 plus 2H2 हो जाता। तो जो भी हम फ्यूल ले रहे हैं उसका कंबशन रिएक्शन। तुम C2H6 लेते तो उसका कंबशन रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें ध्यान रखना है। क्लियर इसमें? तो फ्यूल सेल में सिर्फ क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। The cell runs continuously as long as the reactants are supplied. Fuel cells produce electricity with an efficiency of 70% as compared to others. Is that okay? इसमें जस्ट एक पूरा ब्रीफ दे रखा था कि क्या हो रहा है, इतना हमें कुछ कॉपी नहीं करना है। तो मैं सिर्फ ये रिएक्शन लिख लो। फ्यूल सेल्स फर्स्ट केस H2O2 सेल। फ्यूल सेल में फर्स्ट सब टाइप H2O2 सेल। Clear? H2O2 cell.
then you just need to copy this reaction at anode, cathode and overall reaction. तीनों reaction copy. हो गया कॉपी H2O2 सेल। सेकंड उसमें सब टाइप लिखना है तुम्हें CH4O2 सेल, मतलब फ्यूल चेंज कर दिया है। यू जस्ट नीड टू राइट ओवरऑल रिएक्शन, दैट्स इट। CH4O2 सेल में ओवरऑल रिएक्शन होगा CH4 प्लस 2O2। ऐसा कोई भी फ्यूल सेल हम बना सकते हैं ना, गिविंग CO2 प्लस 2H2O। अच्छा तुम मुझे बताओगे जो CH4O2 सेल है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट्स डेल्टा जी, तो इसका डेल्टा जी का एक फॉर्मूला होता है -NF E0। क्लियर? हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें डेल्टा जी दे रखा हो, E0 पूछा हो, या E0 दे रखा हो, डेल्टा जी नॉट पूछा हो। अब दोनों में से एक दिया होगा, एक पूछा होगा। मुझे ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या लोगे इन CH4O2 सेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? एट तो हमें पता है 96500। वो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 4 होगा? नहीं, गलत है। सर 8 होगा इसका आंसर। चेक करो कैसे 8 होगा। In reactant, the oxidation state of carbon is -4, hydrogen +1, carbon -4. In product, it is +4, oxygen -2 में है। तो -4 से +4 कितना चेंज है? 8 का चेंज। Is that okay? ऐसा कोई भी तुम चेक कर सकते हो ना फ्यूल में कि क्या होगा। और इससे नहीं समझ में आया तो बेटर है ऑक्सीजन से चले जाओ। ऑक्सीजन 0 में, फाइनली ऑक्सीजन -2 में जा रहे हैं। कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4 ऑक्सीजन, 2O2, 4 to 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सर नहीं समझा, फिर से कर सकते। कार्बन का -4 और +4 इतना समझ में आता है? रिएक्टेंट कार्बन इज -4, प्रोडक्ट कार्बन इज +4।
-4 से +4 कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 8 होगा सर। 8 क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हो गया कॉपी? चलो, कोई डाउट यहाँ तक? क्या होमवर्क था? लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होमवर्क क्या था लास्ट लेक्चर में? ये जो दोनों हेडिंग लिखी है ना, मतलब अगेन जैसे एनसीईआरटी से मैंने शेयर किया, ये एनसीईआरटी में दे रखी थी, कोरोजन एंड ऑल, लाइक ड्राई सेल्स बिट, उससे ही सब कुछ पढ़ा है। तो क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं ना, रिएक्शन बेस्ड। होमवर्क कहाँ से था? रिस्पॉन्ड करो, कुछ सो गए क्या? क्या सिद्धि कहाँ से था होमवर्क? सर सेक्शन एच आई और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 में मुझे ध्यान आया सिर्फ सेक्शन जी नहीं था, बाकी सब कुछ था, राइट? ठीक है, सो यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 1, सेक्शन और क्वेश्चन नंबर दोनों मेंशन करना ना। Please type your doubts of exercise 1 in chat box fast. कितने लोगों ने किया एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 तक? एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 तक कितने लोगों ने किया है? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने किया है? किया है, काफी लोगों ने किया है, अच्छी बात है। तो डाउट्स पूछो फिर जल्दी से। एक्सरसाइज 1 इन डाउट? सोनन, वैभव, सुरभि, क्रंसी, कोई डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात, एक्सरसाइज 1 से कोई डाउट नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग, एक नोट लिखो जहां पे तुमने बैटरीज लिखा है ना, लास्ट हेडिंग ही थी नोट, ये नोट लिखना है हमें।
all above reactions for secondary batteries are given for discharging. अच्छा, डिस्चार्जिंग मतलब जब हम उसे यूज कर रहे हैं, उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो सारे रिएक्शंस वो थे जब हम उससे उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। और डिस्चार्जिंग उसके लिए ई सेल ग्रेटर देन 0 होगा, एंड फॉर चार्जिंग रिएक्शन will be same in opposite direction, but in opposite, और अपोजिट की जगह रिवर्स लिखते हैं, रिवर्स डायरेक्शन, और उसके लिए ई सेल लेस देन 0 होगा, क्योंकि हम करंट पास कर रहे हैं ना उसमें, और हम विड्रॉ नहीं करेंगे। तो जो भी रिएक्शंस लिखे थे सेकेंडरी सेल्स में वो सारे के सारे डिस्चार्जिंग के थे, और चार्जिंग द रिएक्शन विल बी द सेम इन रिवर्स डायरेक्शन। इज दैट ओके? चलो, एक्सरसाइज 1 से कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। नाउ यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के डाउट्स टाइप कर दो चेक बॉक्स में। 37, 38, 39, 42, 37, 38, 39, 42। बस ये 4 क्वेश्चन डाउट हैं, 37, 38, 39 एंड 42। Question number 37, exercise 2 part 1. When an acid cell is charged, then voltage of the cell increase. डिस्चार्जिंग में हम करंट विड्रॉ कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। चार्जिंग में हम उसको करंट दे रहे हैं, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा। इज दैट ओके? अभी बताया है 37, इसलिए शायद कुछ बच्चों का नहीं आया था पहले आंसर। 37 इज ओके? सिद्धि, अदिति, वैभव? Yes, sir. Yes. 38, when lead storage, अच्छा ये भी आज ही हुआ, इसलिए नहीं हुआ। lead storage battery चार्ज, तो तुम अब ट्राई करना ना, आज कवर हुआ है 38। then 39, which is not correct method for the ये भी आज कवर हुआ है, तो corrosion भी आज हुआ है। अच्छा, इसमें एक दे रखा है which is not a correct method for the prevention of iron from rusting, तो galvanization करेक्ट है, कनेक्टिंग टू द sacrificial electrode of magnesium ये भी करेक्ट है, making basic, making medium alkaline, making medium acidic, acidic is not correct। पता है जब हमने रिएक्शन देखा था रस्टिंग का, उसमें H प्लस आ रहा था रिएक्टेंट में, तो जब इफ यू आर एडिंग OH माइनस, दैट OH माइनस कैन कंज्यूम H प्लस, और जो कैथोड वाला रिएक्शन है उसे होने नहीं देगा। कैथोड पे H प्लस था, यदि हमने OH माइनस ऐड कर दिया, वो OH माइनस अल्कली मीडियम H प्लस को कंज्यूम करेगा, and it will stop the reaction at cathode. Cathode reactions will not be there now. तो अल्कलाइन मीडियम में प्रोटेक्शन होगा, और एसिडिक मीडियम में उसका जो कोरोजन है वो प्रमोट होगा। तुम H प्लस की रिक्वायरमेंट है तो तुम एक्स्ट्रा H प्लस दे रहे हो। इज दैट ओके? तो रिएक्शन तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, आंसर इसका 4th होगा। इज दैट ओके? 39, अदिति? Yes, sir. Then question number 42. Resistance of a decimolar, the word deci means 1/10, 0.1 molar, solution is 50 ohm, the electrode surface area is this, placed at distance this, conductivity, direct formula based है, resistance equal to 1 by kappa L by, आंसर सेंटीमीटर में दे रखे हैं और L और A मीटर में दे रखे हैं, तो कन्वर्ट कर लेंगे। 1 by रेजिस्टेंस, लेंथ दे रखा है 0.02 मीटर,
सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, +2 एरिया दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो +4, ये दोनों कैंसल, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 200, तो केपा आ रहा है 0.01 एस पर सेंटीमीटर। क्लियर है 42? जिसका भी डाउट था, वैभव क्यों नहीं आया था वैभव 42? हाँ सर, वो डेसिमोलर भी दिया था इसके। डेसी यूनिट्स नहीं मोलार का कोई समझे। यूज नहीं है, डेसी मोलार का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। वो लेमडा एम कैलकुलेट करना होता ना तो यूज आता उसका, अभी तो कोई यूज नहीं है डेसी मोलार का। सर हम्म, वो 10:2 और 10:4 क्यों लिए? यस, मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? हाँ सर। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। क्या होमवर्क एक्सरसाइज 3 से भी था? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 भी था ना होमवर्क में? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 डाउट्स यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स में, लिख देता हूं पहले एक्सरसाइज 3, मिक्स अप ना हो क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 डाउट्स, डेफिनेटली पहले पार्ट 1 के सेंड करना। वन 4 1 4 5 6 16 Question number 1. 4.5 gram of aluminium is deposited at cathode from this by the certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP. Number of equivalent will be same. सबसे पहले एल्यूमिनियम के हम इक्विवेलेंट निकालते हैं 4.5 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास 27/3। इतने ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के भी होंगे, तो हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का वॉल्यूम अपॉन 22.4 मोल्स इनटू n फैक्टर 2 H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, सॉल्व कर लेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, efficiency of fuel cell will be useful energy delta G, total energy release delta H। फोर्थ ऑप्शन, देखो किसी भी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी क्या होगी, कितना एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डेल्टा जी is the free energy, is the useful energy which can be utilized। ये एनर्जी यूटिलाइज है। डेल्टा इज द टोटल हीट एनर्जी रिलीज, तो टोटल एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, एनर्जी यूटिलाइज। तो डेल्टा जी और डेल्टा एच को डिफाइन इस मैनर में किया गया है कि एफिशिएंसी ये होगी। इज दैट ओके? फोर्थ क्वेश्चन चाहो तो लेक्चर नोट्स में लिख भी सकते हो ना आपने, एफिशिएंसी ऑफ एनी फ्यूल सेल। दिस इज द यूजफुल एनर्जी बाय डेफिनेशन, this is the total energy। इसके बाद सर क्वेश्चन, यस सर, थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी भी यही रहती है ना, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। मतलब इफिशिएंसी और थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी में डिफरेंस ये है, थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी तब डिफाइन होती है जब कहीं पे थर्मल एनर्जी पिक्चर में आ रही है, तो थर्मल एनर्जी से रिलेटेड ही है, एक ही बात हो गई। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट E naught cell equal to minus 0.059 by n नहीं plus log of k equilibrium. हाँ, किसका डाउट था? फिफ्थ क्वेश्चन विजया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस दे, E naught दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी 2, के इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर लेना हो जाएगा, या इससे आगे पूरा सॉल्व करके बताना है विजया? सर वो कन्वर्ट नहीं करते आ रहा है, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 15.6 आ रहा है, तो कैसे कन्वर्ट कर फाइंड लेते करें? हैं। E naught 0.46, n का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इसको मैं ले लेता हूँ फिर 0.06, ये आ रहा है लॉग के इक्विलिब्रियम। चलो ये डेसिमल कैंसल, 2 3 46 by 3, यदि 45 होता तो 15 होता, so 15.33 equal to log k equilibrium. K equilibrium will be 10 to the power 15.33. सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्या एक ही ऑप्शन है पावर 15 में? हाँ सर, आंसर फर्स्ट। यस सर। फर्स्ट ही दे रखा है आंसर इसका। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, standard free energy of formation are given the E naught cell, हमें डेल्टा जी नॉट दे रखा है, ई नॉट सेल पूछा है, फ्यूल सेल दे रखा है, पता है ये। चलो रिएक्शन लिखते हैं हम 6 में। दिस इज अ टाइप ऑफ फ्यूल सेल, C5H12 pentane plus O2 giving 5CO2 plus 6H2O 10 16 8O2, ये रिएक्शन हो गया। अब इसका पहले डेल्टा जी नॉट निकालो। डेल्टा जी नॉट is 5 times of delta G naught for CO2 plus 6 times of delta G naught for H2O minus delta G naught for C5H12 और O2 एलिमेंटल स्टेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका 0। हमें तीनों डेल्टा जी नॉट दे रखे हैं किलो जूल। वंस यू गेट द डेल्टा जी नॉट तो इक्वेट कर दो माइनस NF नॉट से। क्लियर? इसे किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर लेना। एन का वैल्यू बता दो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा जल्दी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा? फ्यूल सेल आज पढ़ा है हमने 32 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल 16 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 16 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन 32। तुम इससे भी जाकर देख लो, उससे भी 32 आएगा, कहीं से भी चले जाओ। इज दैट ओके? 6th क्वेश्चन, देन 16 यस। क्वेश्चन नंबर 16, standard electrode potential of the three metals are this. The reducing power means tendency to undergo oxidation change. हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले का 1.2, दूसरे का -0.5 और तीसरे का +0.3। जस्ट अपोजिट कर लो। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज रेड्यूसिंग पावर होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा थर्ड वाला, Z, देन X, देन लीस्ट इज Y। हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, ओपीआरपी कुछ भी मेंशन नहीं है, वी नीड टू कंसीडर रिडक्शन पोटेंशियल। टेंडेंसी टू रिड्यूस मींस जो खुद ऑक्सीडाइज हो, जिसका ओपी ज्यादा हो। क्लियर है 16 क्वेश्चन विजया? सर आपने साइन ऑपोजिट क्यों किए? क्योंकि हमें ओपी चेक करना है ना, वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, हमें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करना है। रिड्यूसिंग पावर मींस जो दूसरों को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 तक के डाउट हो गए ना? एक्सरसाइज की 432
16 तक हो गए, इसके बाद देखते हैं हम 16 के बाद अप टू 25 तक किसी ने कुछ और पूछा है? नहीं पूछा है 25 तक। 25 के बाद हम आते हैं 34 तक। 32 एंड 34 डाउट्स हैं। 23 डाउट्स है ना सुरभि का? 23 A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in the solution of HCl of pH 10 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmosphere the oxidation potential. क्यों डाउट है? डायरेक्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला रिएक्शन है इसमें। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दो। ई सेल ई नॉट विच इज डेफिनेटली हाइड्रोजन के लिए 0 होगा, 0.059 by 2 log of H plus power 2 upon pressure of hydrogen. This power 2 upon pressure of hydrogen aqueous gas. क्लियर? हाइड्रोजन का प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको 1 रख दो। पावर 2 को आगे लेके आ जाओ तो ये 2 कैंसिल, माइनस लॉग ऑफ H प्लस 0.059 बाहर लिया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस को लिख दिया pH। pH दे रखा है 10, आंसर इज 0.59 वोल्ट। इज दैट ओके सुरभि? Yes, sir. सुरभि क्लियर है इतना? Yes, sir. चलो इसका एक्सरसाइज 3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं प्लस पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, पार्ट 3 के, मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 तो पूरा डिस्कशन के लिए पेंडिंग है। ये हम परसों डिस्कस करते हैं लेक्चर में, सैटरडे को, और टाइम मिलेगा तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। इज दैट ओके? सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं भी। एक्सरसाइज 3 का जो भी बचे हुए क्वेश्चन है पार्ट 1 के और पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट।